आज की इस क्लास में हम अपना नया विषय, नया पेपर, नेक्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों के बीच में एक संगठन है जिसमें राष्ट्र आपस में सहयोग करते हैं और किसी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारी सामाजिक जीवन में जिस तरह मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताएं अकेला पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए उसको दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और कई बार ग्रुप बना के या संगठन बनाकर अपने हितों को पूरा करना पड़ता, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी कोई भी देश अपने आप में इतना सफिशिएंट या इतना आत्मनिर्भर नहीं है या इतना शक्तिशाली नहीं है या उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपनी सारी आवश्यकताओं को अकेला पूरा कर सके। तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के साथ सहयोग करना पड़ता है। जैसा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा है कि एक एनार्किक अराजक व्यवस्था है, अराजकता की स्थिति है दुनिया में। सभी देशों को अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए अपने शक्ति पर, अपनी जो राष्ट्रीय शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में अब उनको अपने हितों की रक्षा के लिए ही उनको दूसरे देशों के साथ सहयोग भी करना पड़ता है। कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन यानी कि विवाद और सहयोग दोनों अंतर्राष्ट्रीय नीति में साथ साथ चलते हैं। देशों के बीच में विवाद भी हमेशा रहता है। उस विवाद को सुलझाने के लिए देश आपस में सहयोग भी करते हैं। अपने हितों को बढ़ाने के लिए या पूरा करने के लिए भी राष्ट्र सहयोग करते हैं। तो जो ये सहयोग की भावना देशों के बीच में है, यही सहयोग की भावना अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने को प्रेरित करती है। और जब से, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इतिहास जब से ये इस तरह सहयोग की भावना जो रही है, ये जब से रही है जब से देश बने हैं। लेकिन जिस रूप में हम आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखते हैं या समझते हैं, उस रूप में इसका विकास जो है वो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। खासकर 1815 से कांग्रेस ऑफ वियना जब हम पढ़ेंगे इसके ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का विकास कैसे हुआ, तो उसमें देखेंगे वियना ऑफ कांग्रेस यानी कांग्रेस, वियना कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद देशों में जो संगठन की बात, संगठन बनाने की जो भावना डेवलप हुई या जो नए नए संगठन बनने लगे, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण दो जो बड़े लेवल पर, जो पूरी दुनिया के लेवल पर दो संगठन जो बने हैं, सबसे पहला तो राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी 1919 में पेरिस कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से, जब विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। और फिर एक महत्वपूर्ण संगठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और आज हम जो देखते हैं, यह हमारा जो विषय रहेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें हमारा जो महत्वपूर्ण फोकस रहेगा, हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा वो यूएनओ को पढ़ने पर ही रहेगा। उसके स्ट्रक्चर को, उसके संगठन को, उसके कार्यों को समझना, उसकी सफलता, असफलता या उसकी कुछ विशेष एजेंसियां हैं जैसे कि WHO है या ILO है या यूनिसेफ है, ये आपके सिलेबस में भी कई एजेंसियों को कवर किया गया है। तो हमारा फोकस वैसे तो यूएनओ पर आएंगे, लेकिन यूएनओ पर आने से पहले हम राष्ट्रसंघ को भी पढ़ेंगे कि राष्ट्रसंघ क्यों सफल रहा, क्यों असफल रहा, क्या उसका स्ट्रक्चर था, क्या कमियां थी जिस वजह से वो बहुत जल्दी समाप्त हो गया। और उससे पहले, राष्ट्रसंघ से पहले, राष्ट्रसंघ देशों के बीच में कौन कौन से संगठन बने थे। खासकर वेस्टफेलिया से हम शुरू करेंगे कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जो वेस्टफेलिया का जो शांति समझौता हुआ था 1648 में, जिसके बाद से राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ था। हम कह सकते हैं कि एक किस्म से जिस रूप में आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं, उसकी शुरुआत वेस्टफेलिया के बाद से ही शुरू हुई थी। उस दौरान ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो कुछ पश्चिमी यूरोप के 4-5 देशों के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसमें रसिया, ब्रिटेन और पर्शिया और इसमें था ऑस्ट्रिया।
तो ये मुख्य मुख्य देश थे। बाद में फ्रांस और बाद में इसमें 1860 के दशक के बाद जर्मनी और इटली भी इसमें शामिल हो गई। उससे पहले जर्मनी और इटली का अलग अलग भागों में बटे हुए थे। जब इनका यूनिफिकेशन हुआ, एकीकरण हुआ दोनों देशों का, तो ये भी फिर महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले देश हो गए। तो सारी संगठन जो बनते थे, वार्ताएं जो होती थी या युद्ध जो होते थे, वो इन्हीं 5-6 देशों के बीच में ही होते थे। और सारी राजनीति उस टाइम की विश्व राजनीति जिसको हम पढ़ते हैं, वो यूरोप के उन देशों के इर्द गिर्द ही घूमती थी, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के देश को बाद में इन्होंने गुलाम बना लिया था सभी को, और अमेरिका ने आइसोलेशन की पॉलिसी अपना रखी थी। तो ये कुछ देश ही थे जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कहते हैं विश्व युद्ध भी होते थे, मेनली उसमें यही देश शामिल होते थे, या इन्हीं की वजह से विश्व युद्ध भी होते थे। तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहाँ, आज की क्लास में तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डेवलपमेंट को नहीं पढ़ेंगे। आज हम इसका अर्थ समझेंगे और इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो संगठन क्या होता है। संगठन एक लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों और निश्चित नियमों के तहत काम करता है। जब लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिंग आदमी करता है अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के, क्योंकि कई आवश्यकताएं अपने अकेले पूरी नहीं कर सकता तो मिलकर पूरी करने पड़ते हैं। जैसे कि एकता में बल होता है, तो उनके पास अगर यूनिटी आ जाती है तो उनमें ज़्यादा ताकत आ जाती है, ज़्यादा रिसोर्सेज उनके बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई समूह संगठित हो जाता है, यानी कि बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज वे में वो काम करना शुरू कर देता है और उसके कुछ निश्चित लक्ष्य डिसाइड करता है कि हमने ये लक्ष्य या ये ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य हमने प्राप्त करने हैं, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या ये काम करने के लिए जब कोई संगठन कुछ निश्चित नियम भी निर्धारित करता है, कुछ नियम कायदे भी निर्धारित करता है, भाई इन नियमों के तहत या इन माध्यमों के तहत हम अपने हितों को पूरा करेंगे, तो एक संगठन का रूप ले लेता है। तो ये तो जो संगठन होते हैं ये देश के अंदर जैसे व्यक्तियों के बीच में या दो समूह के बीच में संगठन हो सकते हैं। लेकिन जब इसी तरह की सहयोग और इसी तरह का जब आपस में ग्रुपिंग और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो ग्रुपिंग होती है, तो वो फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप ले लेती है, जिसमें राष्ट्र शामिल होते हैं, अलग अलग देश उसमें शामिल होते हैं, उनके निश्चित उद्देश्य होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइज वे में उस संगठित होता है, डिसाइड होता है अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा या इसके पदाधिकारी कौन कौन होंगे, क्या इसके उद्देश्य होंगे और कैसे उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। तो इस तरह का कोई देशों के बीच में कोई समूह होता है, कोई समझौता होता है, कोई ट्रीटी होती है, कोई संधि होती है, तो फिर उसको हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। वैसे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम जिसकी बात करते हैं वो हम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि राष्ट्र सरकारों के बीच के जो संगठन बनते हैं। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर व्यक्तियों के बीच के भी ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा देशों के लोग शामिल होते हैं या ग्रुप शामिल होते हैं। तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन हमारा जो फोकस रहता है पॉलिटिकल साइंस में मुख्य रूप से, और हमारे इस पेपर में भी, वो हमारा उन्हीं पर फोकस रहेगा जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो सरकार जिसमें शामिल होती हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्हीं को हम जनरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब क्यों बनते हैं ये तो हमने बता दिया कि क्यों बनते हैं, क्योंकि देशों अपने देश एक तो विवादों को सुलझाने के लिए, कुछ तो अलग अलग उद्देश्यों से बन सकते हैं, कुछ तो इस उद्देश्य से बनता है कि आपस में जो डिस्प्यूट है उनको हम सुलझाते रहें, कुछ ऐसे बनते हैं कि हमें जो है अपनी रक्षा कर सके अगर दूसरा देश हमला करे, जैसे सैनिक संगठन बनते, जैसे नाटो की स्थापना हुई या वार्सा पैक्ट की स्थापना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे लेकिन वो सैनिक संगठन थे। कुछ अपने हितों की वृद्धि करने के लिए, अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए, अपना आर्थिक मुनाफा कमाने के लिए, अपने देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए, जैसे सार्क, आसियान या यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन बनते हैं, WTO ऑर्गेनाइजेशन बना है इसके लिए, व्यापार के नियम निर्धारित करने के लिए। और कई संगठनों के उद्देश्य स्पेसिफिक होते हैं कि 2 उद्देश्य होते हैं, कई के उद्देश्य बड़े वास्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे उद्देश्य शामिल होते हैं। जैसे एक तो UNO है,
जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी उद्देश्यों को उसने शामिल किया गया है। और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ अलग अलग ऑर्गन्स भी बनाए गए हैं, स्पेशलाइज एजेंसी भी अलग अलग बनाई गई हैं। तो इसके अलावा जो है इसके अलावा फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग अलग एक क्षेत्र के आधार पर भी बन सकता है, या दूसरा फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व के देश जिसका हिस्सा बन सकते हैं, जैसे यूएनओ है या राष्ट्र संघ था, या क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क है जिसमें सिर्फ साउथ एशिया के देश ही शामिल होते हैं, या यूरोपियन यूनियन जिसमें सिर्फ यूरोप के देश ही शामिल होते हैं। तो वैसे पढ़ेंगे जब उसकी फीचर्स या नेचर्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक देश अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता तो उसको दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ विवाद ऐसे हैं जो एक देश सुलझा ही नहीं सकता, जैसे आजकल जैसे आतंकवाद की समस्या है। आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए देशों को आपस में सहयोग करना पड़ता है। साइबर क्राइम की समस्या है, उससे दूर करने के लिए, क्योंकि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में बैठकर भी साइबर क्राइम कर सकता है या दूसरे देश के लोगों को भी ठगी कर सकता है। तो ह्यूमन राइट्स से संबंधित हैं, या इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है जिसको एक देश उसको सुलझा नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं, विषय हैं जो देशों को मिलकर ही सुलझानी पड़ती हैं। तो इसके लिए कई सारे संगठन बनाए जाते हैं, कई सारे एक ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाता है। यदि देशों में आपस में भी विवाद हो तो उसको वार्ता के द्वारा या समझौते के द्वारा उनको सुलझाया जा सके। तो ये तो ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं। और संगठन हमने बता दिया कि एक समूह लोगों का है जो संगठित होता है और जो निश्चित उद्देश्य और निश्चित लक्ष्य और निश्चित नियमों के तहत काम करता है। तो एक कुछ डेफिनेशन या अर्थ हम समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। चार्ल्स लर्च ने जो डेफिनेशन दी है उसने सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित राज्यों का औपचारिक समूह है, यानी कि इसमें 3 बातें इसमें आ गई इसकी डेफिनेशन में। सबसे पहले तो कुछ उद्देश्य इसमें शामिल होते हैं, यानी कि हर एक संगठन का कोई न कोई उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। दूसरा, ये राज्यों का समूह है, संगठित राज्यों, यानी कि इसके जो मेंबर होते हैं वो जनरली क्योंकि हमने पढ़ा, हम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही पढ़ते हैं, तो उसमें जो राज्य होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह इसका मेंबर नहीं होता। और ये एक अनौपचारिक समूह नहीं होता, एक औपचारिक यानी कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ग्रुप होता है, यानी कि जिसका फॉर्मली औपचारिक रूप से बताया जाता है कि कौन क्या पदाधिकारी है, कौन कैसे काम करेगा, किसके क्या अधिकार होंगे। सब कुछ एक चार्टर टाइप का बनाया जाता है। इसको हम उस संगठन का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, इसमें सारी बातें निर्धारित की जाती है। तो लर्च की परिभाषा में 3 बातें आती है कि एक उद्देश्य होते हैं संगठन के, राज्य उसमें शामिल होते हैं और एक औपचारिक समूह होता है। इसके अलावा फिर एक डेफिनेशन ईगल्टन ने दी है। ये तो इसके उद्देश्य इसके उद्देश्य ही बताया। उद्देश्य क्या हो सकते हैं, या तो विश्व में शांति स्थापित करना हो सकता है, या कल्याण वृद्धि करना हो सकता है, लोगों का वेलफेयर हो सकता है, राज्यों के हितों को पूरा करना हो सकता है किसी उद्देश्य को। 2 बात इसने इसके उद्देश्य भी बता दी। इसने उद्देश्य ये हो सकते हैं शांति स्थापित करना या कल्याण वृद्धि करना। और ये स्वतंत्र राज्यों का संगठित समूह होता है, यानी कि इसमें जो शामिल होते हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्री या सॉवरेन नेशंस होते हैं। जनरली संप्रभु देश इसके सदस्य होते हैं। कुछ कुछ अपवाद हर एक चीज़ के हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं। जैसे कि यूएनओ की स्थापना हुई तो भारत संप्रभु देश 15 अगस्त 1947 को बना था, लेकिन उससे पहले ही वो उसका मेंबर बन गया था। इसी तरह बेलारूस और यूक्रेन जो रूस का ही पार्ट थे, न सोवियत संघ का हिस्सा थे, उनको भी अलग देश के रूप में सदस्यता दी गई थी। ऐसे कुछ अपवाद होते, लेकिन जनरली जो है वो स्वतंत्र राज्य ही इसके होते। तीसरी इसकी परिभाषा कि संगठित होते हैं, एक संगठित और औपचारिक समूह होता है। तो इसमें भी ये बात है कि तो उद्देश्य बता दिए, एक ये बता दिए मेंबर होंगे, राज्य होंगे, तीसरा बता दिया कि संगठित होंगे, और एक बता दिया कि औपचारिक समूह होगा, एक फॉर्मल ग्रुप होगा। तो दोनों डेफिनेशंस में ये बातें निकल के आती है कि एक स्वतंत्र देशों का ऐसा संगठित समूह है, ये स्वतंत्र राज्यों का एक ऐसा संगठित और औपचारिक समूह है जिसके सदस्य कुछ निर्धारित नियमों के तहत कुछ निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग को
तैयार होते हैं। तो ये एक ऐसा संगठित एक समूह है, देशों का समूह है, जिसमें देश या राज्य संप्रभु देश इसके मेंबर हैं, जो संगठित है, जो औपचारिक है और जो कुछ निश्चित उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है और आपस में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने को तैयार होता है और कुछ नियमों के तहत और कुछ निश्चित उद्देश्य, कुछ निर्धारित नियमों के तहत कुछ निश्चित उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो डेफिनेशन है, तो इसमें इसकी सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। अब इसका अर्थ जान लेने के बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति या इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला विशेषता है कि संप्रभु राज्य ही इसके सदस्य होते हैं। सामान्यतः, हमने सामान्यतः शब्द भी इसमें है, जोड़ा नहीं है, कि सामान्यतः यानी कि उसके अपवाद हो सकते हैं, अपवाद हर एक चीज़ के हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि जो भी हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखें, चाहे यूएनओ, चाहे राष्ट्र संघ की बात करेंगे, चाहे डब्ल्यूटीओ की बात होगी, चाहे आईएमएफ की बात होगी, वर्ल्ड बैंक की बात होगी या यूनेस्को, सभी में हम देखेंगे कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक संप्रभु राज्य ही होते हैं। एक तो ये विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। दूसरी विशेषता है कि सिद्धांत समान स्थिति होती है, यानी कि कहने को तो सभी समान होते हैं, लिया जाता है भी, चाहे कोई छोटा देश है, चाहे बड़ा देश है, चाहे कमज़ोर है या ताकतवर है, सभी बिल्कुल बराबर रूप से उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि यूएनओ में जनरल असेंबली में देखते हैं कि एक देश को एक वोट डालने का अधिकार है और फैसले जो हो मेजॉरिटी से किए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। व्यवहार में हमेशा जो ताकतवर और जो बड़े देश होते हैं उनका उस संगठन पर ज़्यादा प्रभाव होता है। उस संगठन के जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, उसमें उन देशों की ज़्यादा चलती है। फैसले भी ऐसे लिए जाते हैं कि ताकतवर देशों को उनका ज़्यादा फायदा है, उनके ज़्यादा हित में होते। तो सिर्फ कहने को समान स्थिति होती है, व्यवहार में समान स्थिति संगठन में नहीं होती। हाँ, अगर देश लगभग बराबर के ताकतवर हैं तो स्थिति समान रह सकती है। तीसरा है, सभी जो देश होते हैं जो उस संगठन में शामिल होते हैं वो अपनी प्रभुसत्ता को नहीं खोते। प्रभुसत्ता खोने मतलब वो ये नहीं कहते कि अंतिम निर्णय संगठन लेगा, वो फिर भी ये कहते हैं कि निर्णय हमारे ऊपर निर्भर करेगा, अंतिम निर्णय हम क्या लेना है और क्या हमें उस निर्णय को मानना है या नहीं मानना है। यानी कि संप्रभुता उनकी बरकरार रहती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि ज़बरदस्ती अपने निर्णयों को लागू करवा सके। आज यूएनओ भी कोई फैसला लेता है तो सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि उसको लागू हो पाते नहीं हो पाते। वो कोई कार्रवाई करने की स्थिति पता चलती है कि कार्रवाई करने वाला कौन हो, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो कमज़ोर देश या ताकतवर देश है। उस आधार पर निर्णय होता है कि इसको लागू करवाया जा सकता है नहीं करवाया जा सकता। जनरली जो सामान्य ताकतवर देश हैं उनके खिलाफ कोई भी संगठन कोई भी निर्णय उनकी इच्छा के बिना लागू नहीं कर सकता। तो मतलब संप्रभुता राष्ट्र अपनी सर्वोच्च शक्ति अपने पास ही रखते हैं। निर्णय बाध्यकारी नहीं है। हर एक संगठन जो भी अपने डिसीजन देता है तो उन डिसीजंस वो एक रिकमेंडेशन होती है, सिर्फ एक सुझाव होते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो बाइंडिंग नहीं होते। जैसे हमारे देश में सरकार के आदेश जो होते हैं वो हमारे ऊपर बाध्यकारी होते हैं, नहीं तो सरकार के पास फोर्स होती है, ज़बरदस्ती उन निर्णयों को लागू करवा सकती है। तो इस तरह की कोई फोर्स इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरह नहीं है। इनके निर्णय जो हैं वो देशों के लिए सिर्फ सलाहकारी होंगे, आपको मानना चाहिए करना चाहिए ये सलाह दी जाती है। और कमज़ोर देश होते तो थोड़ा उन पर दबाव डाल के भी मनवाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। अगला है नियम व सिद्धांतों पर सहमति। जब भी कोई संगठन बनता है तो डिसाइड किया जाता है भी किन नियमों के तहत काम करेगा, कौन से सिद्धांत इसके बनाए जाएंगे, किन सिद्धांतों के तहत ये काम करेगा। क्योंकि यदि किसी संगठन के कोई नियम और सिद्धांत नहीं निर्धारित किए गए या उस पर उसके सदस्य देशों की सहमति नहीं हुई तो फिर वो संगठन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा।
अगला है कि सामान्यतः संधि द्वारा स्थापना, ज़्यादातर संगठनों की जो स्थापना हुई है वो देशों के बीच में कोई न कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, समझौता होता है, उसके बाद इनके बीच में जो है वो शुरू होती है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत होती है। तो सामान्यतः संधि द्वारा जैसे जो है होली अलायंस या क्वाड्रपल अलायंस, ये कंसर्ट ऑफ यूरोप यानी कि जो वीना कांग्रेस हुआ था उसके बाद स्थापित हुए थे। पेरिस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसके बाद ये समय ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंसिस में जो है वो राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो सामान्यतः संधि द्वारा होती है, हालांकि बगैर संधि के भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। इनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, जो भी मेंबर, किसी मेंबर को बाध्य नहीं किया जा सकता इसमें शामिल होने के लिए, बल्कि उसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। वो चाहे संगठन में शामिल हो सकता है, जब चाहे संगठन को छोड़ सकता है। हर एक संगठन में ये प्रावधान होता है कि उसके सदस्य संगठन छोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी संगठन सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर काम करते हैं। अगर उसको ये लगता है कि ये संगठन के निर्णय या ये संगठन उसके राष्ट्रीय हितों में बाधक है, तो देश सामान्यतः उस संगठन को छोड़ देता है। तो उनकी सदस्यता हमेशा ऐच्छिक रहती है। इसके बाद है निश्चित उद्देश्य व लक्ष्य। ये हमने जैसे डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि हर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ न कुछ निश्चित उद्देश्य जरूर होते हैं, कोई लक्ष्य जरूर होते हैं, चाहे वो लक्ष्य आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सैनिक भी हो सकते हैं, या और भी कोई लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उसके निर्धारित होते हैं और ये संगठन बनने से पहले ही डिसाइड कर लेते सभी देश। ये संगठन जब बनाया जाता तभी से इस बात पर सहमति हो जाती है कि हमने कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं या हमारा लक्ष्य क्या रहेगा। एक संगठन, एक देश अलग अलग संगठनों की सदस्यता भी ले सकता है। जैसे भारत है, यूएनओ का भी मेंबर है, सार्क का भी सदस्य है। तो इस तरह से डब्ल्यूटीओ का भी मेंबर है, डब्ल्यूएचओ का भी मेंबर है। तो एक देश अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने अलग अलग राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए अलग अलग संगठन की सदस्यता लेता है, और एक देश एक बार में बहुत सारे संगठनों का हिस्सा बनता है। सामान्यतः सचिवालय होता है, यानी कि एक सेक्रेटरीट होता है, एक हेड ऑफिस बनाया जाता है। हालांकि कुछ संगठन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हेड ऑफिस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो संगठन है वो डिसाइड करते हैं कि ये सचिवालय होगा, इसका ये सेक्रेटरी जनरल होगा, ये चेयरमैन होगा, ये दूसरे पदाधिकारी होंगे, इसकी ऐसे ऐसे मीटिंग होगी। तो सारी बातें डिसाइड होती है और एक हेड क्वार्टर हर एक संगठन का बनाया जाता है। सामान्यतः अपवाद हो सकते हैं हर एक चीज़ के। स्थायी संस्थाएं व प्रक्रिया, स्थायी प्रक्रिया यानी कि हर एक संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर एक संगठन की कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे कुछ मंत्री परिषद बनाई जाती है, जैसे यूएनओ में महासभा बनाई गई है, सुरक्षा परिषद बनाई गई है, कुछ स्पेशलाइज एजेंसियां बनाई गई है। इसी तरह हर एक चाहे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे सार्क भी है, एशियान भी है, तो उनके अपने अपने प्रक्रिया डिसाइड की गई, प्रोसेस डिसाइड किया कि किस तरह कब मीटिंग होगी, कब विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी, या राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग होगी, या सेक्रेटरीज की मीटिंग होगी, कहाँ इसका सचिवालय होगा, कौन उसमें नियुक्त होंगे और किस तरह से प्रक्रिया चलेगी। तो ये हर एक संगठन में संगठन की विशेषता होती है। तो इसकी भी विशेषता है कि इसकी स्थायी संस्थाएं वह प्रक्रिया होती है। हर एक संगठन का अपना चार्टर, संविधा या संविधान होता है, जिसको हम संविधान नहीं कहते, ज़्यादातर उनको चार्टर या संविधा कहते हैं। यूएनओ के ऐसे संविधान को चार्टर का नाम दिया गया, तो राष्ट्र संघ के उसको संविधा का नाम दिया गया था। तो सार्क है, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, या ओएस है, ओपेक है, सभी का अपना कुछ न कुछ जिसमें एक चार्टर बनाया जाता है, एक संविधान की तरह होता है, जिसमें सारी बातें डिफाइन की जाती हैं। कौन से प्रिंसिपल होंगे, कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कौन से गोल्स होंगे, कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, किसकी क्या पावर होगी, कैसे निर्णय लिया जाएगा, कहाँ सचिवालय बनाया जाएगा, तो सारी बातें उसमें डिसाइड होती है। तो हर एक संगठन का अपना एक चार्टर या संविधा भी बनाई जाती है।
बहुत प्रकार के होते हैं। सैनिक संगठन भी हो सकते हैं, राजनीतिक संगठन भी हो सकते हैं, आर्थिक संगठन भी हो सकते हैं, क्षेत्रीय संगठन भी हो सकते हैं और ग्लोबल लेवल के संगठन भी हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंटल भी हमने बताया था, इंटर गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। तो कई तरह के विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग संगठन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सैकड़ों संगठन हैं। जब हम कुछ पढ़ेंगे भी, हमारे जो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काम करते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन भी बहुत सारे बन चुके हैं। यूएनओ तो है कि यूएनओ के अपने आप में ही बहुत सारे संगठनों का समूह है, जिसकी बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसियां काम करती हैं। तो ये थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषताएं या उसकी प्रकृति, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है। अब बात आती है स्कोप की या विषय क्षेत्र की, इसमें पढ़ाया क्या क्या जाता है। हालांकि सामान्यतः ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो हमारा विषय है उसका ही एक सब पार्ट होता है, उसमें ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाए जाते हैं। वो इसका कुछ सब्जेक्ट मैटर जो हो ओवरलैप भी होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही पढ़ते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ही पढ़ते हैं। इसमें क्षेत्रीय संगठन जितने भी हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। यूएनओ को सबसे महत्वपूर्ण जो इसका है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे जो फैला हुआ ऑर्गेनाइजेशन हो यूएनओ, अपने आप में ही इस विषय का बहुत बड़ा क्षेत्र यूएनओ से ही संबंधित रहता है। राष्ट्र संघ जो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी असफलता के कारणों को हम खोजते हैं। तो ये सारे काम हम करते हैं, क्यों असफल रहा, क्या वजह रही, ये सारी बातें भी हम डिसाइड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ देशों के बीच में जो होती हैं, जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ जो देशों के व्यवहार को निर्धारित करता है, नियम बनाए गए हैं, तो वो इसमें होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विवाद के जो भी मुद्दे होते हैं, जो देशों के बीच में सहयोग विवाद चलता है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है, तो उन सब की स्टडी भी हम इसमें करते हैं। और एक जो इसमें हमने संप्रभु राज्य सदस्य की बात की थी, तो इसमें ये भी कम से कम 3 सदस्य तो होने ही चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन शुरुआत ही जब हुई थी जब बाइलेटरल रिलेशन से, यानी कि द्विपक्षीय संबंधों से विवाद नहीं सुलझे थे। वेस्टफेलिया की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ से हम शुरुआत मानते, तो उसमें तभी इकट्ठे होते कि द्विपक्षीय संबंधों से, यानी कि 2 देशों के आपसी संबंधों से विवाद नहीं सुलझ रहे थे, कई समस्याएं ऐसी थी। तो फिर बहुपक्षीय संबंध शुरू हुए, यानी कि कम से कम 3 देश या उससे ज़्यादा देश शामिल होते थे और विवाद को सुलझाने का या अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते थे। तो कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए। तो ये इसके विषय क्षेत्र हैं, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं। अब भाई इसका महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कार्य करते हैं या क्या इसका महत्व है। एक तो नियम निर्धारित करते हैं, रूल रेगुलेशन जो हम पढ़ेंगे, जो हेग कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उसमें युद्ध से संबंधित या वार क्राइम से संबंधित बहुत सारे नियम, वार प्रिजनर से संबंधित बहुत सारे नियम निर्धारित किए गए थे, जिस पर सभी देश आज भी सहमत और ज़्यादातर देश उन नियमों का पालन करते हैं। तो देशों के बीच में यूएनओ भी डिसाइड करता है, डब्ल्यूटीओ ट्रेड के नियम निर्धारित करता है, डब्ल्यूएचओ हेल्थ से संबंधित नियम निर्धारित करता है। तो ये देशों के बीच में इंटरनेशनल लेवल पर जो नियम निर्धारित किए जाते हैं, उनका सामान्यतः जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनको बनाता है। सहयोग बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद और समाधान, विवाद और सहयोग दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जब बात आती है तो हमारा मुख्य जो फोकस होता है, मुख्य केंद्र बिंदु हमारा सहयोग होता है। हम सहयोग के क्षेत्र ढूंढते हैं और उन सहयोग का ही परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते। तो इस सहयोग बढ़ाने के काम करते हैं, विवादों को सुलझाने का काम करते हैं। देशों के बीच में जो विवाद है तो उसको पंच निर्णय के माध्यम से या मध्यस्थता के माध्यम से तो संगठन सुलझाने का प्रयास करता है। जैसे सार्क में साउथ एशिया के देशों के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यूएनओ में पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो विवाद होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल को सुलझाने का प्रयास करता है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है, वहाँ पर विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो विवाद सुलझाने का भी काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये सूचना एकत्रित करते हैं, हेल्थ से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, एनवायरनमेंट से संबंधित है, और उन या मानव अधिकारों से संबंधित है, उन सूचनाओं को इकट्ठी करते हैं, प्रकाशित करते हैं, सभी को भेजते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो ये काम भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, जिन संगठनों को कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की या निगरानी करने की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो वो देश निगरानी करते हैं, वो संगठन निगरानी करते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बना है, मानवाधिकार आयोग, वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की निगरानी करता है। WTO ट्रेड से संबंधित कौन सा देश नियमों का पालन कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा, उनकी निगरानी करता है। तो ये निगरानी करने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। कमज़ोर राष्ट्रों की रक्षा के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आगे आते हैं। अगर कोई छोटे देश के खिलाफ कोई युद्ध होता है, जैसे कुवैत को अगर इराक ने कब्जा लिया था, तो यूएनओ ने इंटरफेयर किया और कुवैत को स्वतंत्र करा। तो कमज़ोर देशों की रक्षा करने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। युद्धों को रोकना, बहुत सारे संगठन जो शुरू में बने थे, जो वेस्टफेलिया के माध्यम से या कंसर्ट ऑफ यूरोप के माध्यम से जो सम्मेलन शुरू में जो हुए थे, उनका सबसे महत्वपूर्ण फोकस, या कोल्ड वार के दौरान जो संगठन बने थे, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम यही था कि किसी तरह से युद्धों को रोकने का प्रयास किया जाए। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे प्रमुख उद्देश्य था, वो यही था कि देशों के बीच में युद्धों को रोका जाए। एक साझा मंच देना, इसमें एक कॉमन प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जाता है, जहाँ देश अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी शिकायतों पर विचार विमर्श कर सकते हैं या उनको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। IMF है, IBRD वर्ल्ड बैंक है, ये आर्थिक मदद देने का काम भी करते हैं। WHO है, तो ये आर्थिक मदद या जो है स्वास्थ्य से संबंधित या शिक्षा से संबंधित अनुदान भी देते हैं, तकनीकी मदद भी करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ज़रूरतमंद देशों को सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। ऐसे राष्ट्रीय हित जो दूसरे के सहयोग से पूरे किए जा सकते या जिनमें आपस में टकराव देशों के बीच में नहीं है। और एक है फिर अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना। आज ज़्यादातर जो संगठन है वो आर्थिक मुद्दों को लेकर है। राजनीतिक मुद्दों की बजाय जो आर्थिक मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी हो चुके हैं। आज हर एक देश का मुख्य लक्ष्य अपने व्यापार को बढ़ाना या अपनी आर्थिक वृद्धि करना है। तो ज़्यादातर जो संगठन जो सहयोग के संगठन बनते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना होता है। तो इस आधार पर ये बहुत महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज ज़्यादातर देश किसी न किसी रूप में किसी न किसी संगठन का हिस्सा बनते हैं और अपने हितों को पूरा करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, क्या उसकी प्रकृति है और क्या उसका विषय क्षेत्र है। अगली क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब बने, कैसे बने, किस तरह से उनका विकास हुआ जो आज तक हम पहुँचे हैं, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।